हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज बात करेंगे हम कोटा राजवंश के संक्षिप्त इतिहास के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अभी हम चौहानों के राजवंशों के बारे में पढ़ रहे हैं। अंतिम इम्पोर्टेंट राजवंश जो चौहान राजवंश से संबंधित है वो कोटा का राजवंश है। कोटा का राजवंश मूल रूप से बूंदी के हाड़ौती राजाओं से निकला था और उसमें कुछ ऐसे राजा हुए जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1585 से 1607 में बूंदी का शासक हुआ राव राजा भोज। उसने अपने पुत्र हृदय नारायण को कोटा का जो है एक स्वतंत्र सामंत बनाने का प्रयास किया और उसकी अनुमति उसने अकबर से भी ली थी। हालांकि हृदय नारायण के बाद में उसके वंशज कोटा पे शासन करते रहे, लेकिन वो हमेशा बूंदी के हाड़ा राजाओं के अधीनस्थ के रूप में, सबऑर्डिनेट के रूप में काम करते रहे। 1623 में एक युद्ध हुआ जिसे झूसी की लड़ाई कहा जाता है। इस लड़ाई में खुर्रम ने शहजादा खुर्रम जो आगे जाके शाहजहां बनता है, उसने जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी। जहांगीर ये अपेक्षा करता था कि हृदय नारायण जो है वो जहांगीर की तरफ से लड़े और खुर्रम के विद्रोह को दबाए, लेकिन वो युद्ध के मैदान से चला जाता। इससे नाराज होकर जहांगीर ने कोटा को पुनः बूंदी में मिला दिया। उस समय बूंदी के राजा थे राव रतन। राव रतन ने बाद में अपने पुत्र माधो सिंह को कोटा की रियासत सौंपी और उस समय तक खुर्रम जो है शाहजहां के नाम से बादशाह बन चुका था। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो राव माधो सिंह कोटा का पहला स्वतंत्र शासक बनता है। 1631 से लेके 1648 तक का जो पीरियड है वो राव माधो सिंह के समय का है। अब उसे ये अपनी स्वतंत्र सत्ता को साबित करना था, इसलिए उसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की। कोटा राज्य की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कोट या भील के नाम पर पड़ा हुआ मानते हैं। इसके दक्षिण में गागरोन और घटोली के फोर्ट हैं, पूर्व में मांगरोल और नाहरगढ़ के फोर्ट हैं, उत्तर में सुल्तानपुर है। जब माधो सिंह महाराजा धीराज की उपाधि लेकर पहले शासक बनते, स्वतंत्र शासक कोटा के बनते, उस समय कोटा में 8 परगने थे और धीरे धीरे इन परगनों की संख्या बढ़ती जाती। माधो सिंह ने मुगलों की सेनाओं में शामिल होकर कई ऐसे जो अभियान एक्सपीडिशन में अब लीड किया जो आगे जाकर कोटा को पुष्पित पल्लवित करने में मदद करते हैं। उसमें खास करके खाने जहां लोधी कि बगावत का समय हो या बुंदेला जुझार सिंह को के बगावत को दबाना हो या फिर रेबेलियन कंधार में कोई विद्रोह हो गया उसको दबाने के लिए, इसमें उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसलिए मुगलों ने 2000 से उसका मनसब बढ़ाकर 5000 कर दिया। माधव सिंह ने अपने राजनीतिक अभियानों के अलावा कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर के नाम पर भी काम किया। उन्होंने मधुकरगढ़ नाम का एक किला बनवाया जो कोटा से लगभग 12 मील दूर था। उस किले में बड़ा महल, नक्कार खाना इत्यादि बिल्डिंग्स भी बनवाई। अपने सैनिक अभियानों में अपनी वीर से उन्होंने जो मुगल बादशाह शाहजहां को काफी प्रभावित भी किया था। ऐसा माना जाता है कि शाहजहां ने एक रफ्तार नाम का घोड़ा उसे भेंट स्वरूप दिया था। 1648 से 1658 में अगला शासक आता है मुकुंद सिंह। ये वो काल है जब शाहजहां का काल समाप्त हो रहा है और उत्तराधिकार के युद्ध चल रहे हैं। उत्तराधिकार के युद्ध में उन्होंने दारा शिकोह की तरफ से लड़ाई में भाग लिया और इस लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुई। ये धर्मत की लड़ाई थी। हालांकि इससे पहले अपने 10 साल के राज्यकाल में मुगलों की तरफ से उन्होंने दक्कन, मालवा और कंधार के अभियानों में भी भाग लिया था। ऐसा माना जाता है कि पहाड़ों के बीच का जो दर्रा था मुकुंद दर्रा, वहां पर फोर्ट और सैनिक इस्टेब्लिशमेंट स्थापित करने का श्रेय भी मुकुंद सिंह को जाता है। अंता के महल और अंता के किले का निर्माण भी मुकुंद सिंह ने करवाया। अगला शासक है राव जगत सिंह। 1658 से 1683 ये वो काल है जब औरंगजेब सत्ता में थे। इन्होंने समझदारी दिखाई, औरंगजेब की तरफ से सुजा के खिलाफ अभियानों में भाग लिया। औरंगजेब इन्हें अपने साथ दक्कन के अभियानों में लेके गए। 1684 में जब शिवाजी की मृत्यु के बाद में उनके उत्तराधिकारी संभाजी, फिर उसके बाद में राजा राम ताराबाई, जो ये लोग नया एक फेज स्टार्ट करते हैं मुगलों के खिलाफ अभियान का, तो मराठों के दमन के लिए वो साथ में लेके जाते हैं जगत सिंह को और उन्हीं के खिलाफ लड़ते हुए मारे जाते हैं। अगले शासक हैं किशोर सिंह। 1688 से लेकर 96 तक मुगलों की तरफ से भरतपुर के जाट राजा राजाराम के खिलाफ इन्होंने अभियान किए। इस समय एक लड़ाई होती है, इसे बीजल की लड़ाई कहा जाता है, जिसमें विजेता होते हैं। इससे प्रसन्न होकर मुगल बादशाह उनको केशोराय पाटन का क्षेत्र बूंदी से लेके कोटा को दे देते हैं। 1696 में अराकाट की लड़ाई मराठों के खिलाफ होती है, उसमें मुगलों की तरफ से लड़ाई करते हुए वे मारे जाते हैं। कोटा में इन्होंने किशोर सागर नाम के तालाब का निर्माण करवाया और चांदखेड़ी में एक जैन मंदिर का भी निर्माण करवाया। अगले शासक हैं राव राम सिंह फर्स्ट। 1696 से 1707 तक ये भी औरंगजेब का ही काल है। जब ये सत्ता में आए तो सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था
और सत्ता के संघर्ष में एक छोटी सी लड़ाई जो आबा की लड़ाई होती है, आबा की लड़ाई में ये अपने प्रतिद्वंदियों को पराजित करके सत्ता में तख्त नशीन होते हैं। राम सिंह ये जानता था कि मराठों के खिलाफ अभियानों में दो कोटा के शासक पहले अपनी जान गंवा बैठे हैं, तो क्यों ना राजा राम और राजा जो है मराठों का उसमें और शिवाजी के मध्य में कोई समझौता करवा दिया जाए। लेकिन मामला बैठता नहीं। आखिरकार मुगलों की तरफ से अभियान करते हुए वो रायगढ़ के किले पर कब्जा कर लेते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में आजम, मुअज्जम इत्यादि लोगों के बीच में उनके जो उत्तराधिकार के संघर्ष चलते हैं, उसमें जिसे जाजुआ की लड़ाई कहा जाता है, उसमें वो शहजादा आजम की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कोटा में इन्होंने कई बिल्डिंग बनाई, जिसमें सूरज पोल, शहर पनाह, रामपुरा दरवाजा, रामपुरा बाजार, रावठा तालाब, रामगंज इत्यादि प्रमुख हैं। अगले शासक हैं भीम सिंह। 1707 से लेकर 1720 तक ये वो काल है। मुगलों में बहादुर शाह फर्स्ट लगभग 4-5 साल शासन करते हैं। बहादुर शाह के बाद में जहांदार शाह, फर्रुखशियर इनका काल है। तो परवर्ती मुगलों के समय ये कोटा के शासक थे। चूंकि इनके फादर जो है वो आजम की तरफ से लड़ते हुए मारे गए थे, मुअज्जम सत्ता में आ जाता है बहादुर शाह के नाम से, इसलिए वो इनके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड रखता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बहादुर शाह सत्ता में आते ही बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को बोलता है कि कोटा को हड़प ले। बूंदी के राजा ने प्रयास किया लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इस समय मुगल दरबार में दो सैयद ब्रदर्स थे, हुसैन अली और अब्दुल्ला खान। उनकी बहुत चलती थी। उन्हें भारतीय इतिहास में नृप निर्माता या किंग मेकर कहा जाता है। इन सैयद बंधुओं से कोटा के शासक के अच्छे संबंध थे। तो भीम सिंह ने सैयद बंधुओं से समझौता करके बूंदी पे अटैक कर दिया और बूंदी के राजा को हरा दिया। वहां से बहुत सारा खजाना और राजकीय सम्मान की जितनी चीजें वो सब लेके आ गए। तब तक वहां पर दिल्ली में भी तख्त चेंज हो चुका है। फर्रुखशियर नया शासक था, उसके और भीम सिंह के संबंध बेहतर थे। सैयद बंधुओं के कहने पर फर्रुखशियर ने भीम सिंह का मनसब बढ़ा के 5000 कर दिया। अब ये वो समय था फर्रुखशियर इत्यादि के समय में जब बहुत से सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र करना प्रारंभ कर दिया था। तो हैदराबाद का जो निजामुल मुल्क था वो भी अपने आप को हैदराबाद रियासत का लगभग सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में स्टैब्लिश करता है। मुगलों की तरफ से सैयद ब्रदर्स जो है कई अभियान करते हैं। एक लड़ाई होती है जिसे कुरवई की लड़ाई कहते हैं, उसमें सैयद ब्रदर्स की तरफ से मुगलों की तरफ से लड़ते हुए लड़ाई में भीम सिंह मारे जाते हैं। ये बात है 1720 की। भीम सिंह कोटा का पहला ऐसा शासक था जिसने महाराव की उपाधि भी धारण की थी और 5000 का मनसब भी प्राप्त किया था। मीनवाइल एक घटनाक्रम में जैसे ही भीम सिंह बुद्ध सिंह को पराजित कर देता है बूंदी के शासक को, तो वहां की जो कच्छवाही जो महारानी है वो सवाई जयसिंह को हस्तक्षेप करने के लिए कहती है। सवाई जयसिंह हस्तक्षेप करता है और बूंदी का राजा जो है वापस जो है हाड़ा राजाओं को मिल जाता है। अपने राजनीतिक उपलब्धियों के अलावा कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां भी भीम सिंह के नाम है। वो अपने आप को कृष्ण के बहुत बड़े फॉलोअर अनुयायी मानते थे और अपने आप को कृष्ण दास के नाम से कहलाना पसंद करते थे। कई कंस्ट्रक्शन के काम भी इन्होंने कराए, जिसमें भीम विलास, भीमगढ़ का किला, ब्रजनाथ जी का मंदिर, आशापुरा जी का मंदिर इन्हीं के समय में निर्मित हुए। कुल मिला के भीम सिंह के समय कोटा अपनी शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर बैठा था। इनके बाद महाराव अर्जुन सिंह सत्ता में आते हैं जो लगभग 3 साल तक सत्ता में रहते हैं। इन्हें भी दिल्ली के सैयद बंधुओं का समर्थन था। अर्जुन सिंह के समय माधो सिंह झाला जो है वो कोटा की सेना को ज्वाइन करता है। आगे जाके उसका पुत्र जालिम सिंह झाला जो है एक बहुत प्रबल व्यक्ति के रूप में उभरता है। ये झाला जो है वो कोटा के फौजदार बनते हैं। माधो सिंह झाला, मदन सिंह झाला, जालिम सिंह झाला, ये एक एक करके जो है ऐसे व्यक्ति जो काफी डोमिनेट माने गए थे कोटा की राजनीति में। अर्जुन साल की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, तो उसका ब्रदर जो है दुर्जन साल फिर सत्ता में आता है। 1723 से 1756 ये वो काल है, परवर्ती मुगलों का काल है। इस समय मराठाओं की शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है और उनका हस्तक्षेप का लेवल भी आप देखिए बढ़ता जाएगा। दुर्जन साल को सबसे पहले तो उत्तराधिकार का संघर्ष करना पड़ा। सत्ता में आने के लिए अपने भाई श्याम सिंह के साथ लड़ाई करनी पड़ी। एक छोटी सी लड़ाई होती है उदयपुर, कॉम्बैट ऑफ उदयपुरी बोलते हैं, उसमें वो श्याम सिंह को पराजित करके मार डालते हैं। अब मराठे उभर रहे थे, मुगलों का पतन हो रहा था। ऐसा माना जाता है कोटा का अंतिम शासक था जिसकी मुगलों के साथ बेहतरीन संबंध थे। 1734 में मराठों के खिलाफ जो हुरडा सम्मेलन हुआ था उसमें वो कोटा की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे। मराठे खासकर बाजीराव फर्स्ट का समय था 1720 से 1740 का, तो बाजीराव फर्स्ट का आतंक बहुत जबरदस्त था। तो बाजीराव ने एक्नॉलेज किया इसकी सत्ता को, बदले में बहुत सारा धन लिया। बाजीराव ने नाहरगढ़ का किला मुस्लिमों से लेके कोटा के राजा को सौंपा। मराठों के समर्थन से, जिनको मराठों को 10 लाख रुपए माना जाता है बाजीराव को दिए थे इन्होंने, मराठों के समर्थन से कोटा का दुर्जन साल अटैक करता है बूंदी के शासक दलेल सिंह पर। अब ये वो काल है जब सवाई जय सिंह की मृत्यु हो चुकी है। उनके बाद में ईश्वर सिंह और माधो सिंह जयपुर में सत्ता में है। एक तरफ मराठे हैं, एक तरफ बूंदी के शासक है, एक तरफ कोटा के शासक है, एक तरफ मराठे हैं। तो इनमें जो है कई राजनीतियां चलती है। बहुत ज्यादा जो है काफी वो हो जाएगा, क्लिष्ट हो जाएगा, इसलिए आपको काम की बातें याद रखिए। बहरहाल बूंदी के शासक और मराठा मिलके
कोटा पर अटैक कर देते हैं। 1748 की बात है, इसे कोटड़ी की लड़ाई कहा जाता है। इसके बाद एक संधि होती है, संधि के तहत कोटा को मराठों को युद्ध का भारी हर्जाना देना पड़ता है। इसके अलावा बूंदी के दलेल सिंह के समय के जो क्लेम थे वो भी उनको छोड़ने पड़ते हैं। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि बूंदी में इस समय एक शासक है बुद्ध सिंह, दूसरा है दलेल सिंह। बुद्ध सिंह को सपोर्ट कर रहा है जयपुर का राजा ईश्वरी सिंह। दलेल सिंह को युद्ध में हरा दिया है कोटा के शासक ने। तो आखिरकार ईश्वरी सिंह बोलता है कि बूंदी का शासन जो दलेल सिंह को नहीं देके बुद्ध सिंह को दिया जाए। इसी बात पर दलेल सिंह, बूंदी के दलेल सिंह, कोटा के दुर्जन साल, ये दोनों मिलके जयपुर पर अटैक करते हैं और इसे बगरू की लड़ाई कहा जाता है। इसमें ईश्वरी सिंह पराजित होता है। दुर्जन साल अपनी राजनीतिक बातों के अलावा शिकार के लिए भी काफी प्रसिद्ध रहा है। इसके अलावा कृष्ण अनुयायी होने के साथ साथ वो कृष्ण के वल्लभ पंथ का बहुत बड़ा मतावलंबी था। ऐसा माना जाता है कि दुर्जन साल के समय ही कोटा में मथुरेश जी मंदिर की, जो वल्लभ संप्रदाय की बहुत बड़ी पीठ है, उसकी स्थापना होती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि दुर्जन साल के समय ही वल्लभ संप्रदाय की जो 7 प्रमुख पीठें हैं उनको जो सांगठनिक रूप देने का कार्य मूल रूप से इन्होंने ही किया था, जिसमें कोटा के मथुरेश जी, कांकरोली के द्वारकाधीश जी, श्रीनाथ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी इत्यादि शामिल है। इन 7 पीठों के विभिन्न जो धार्मिक मतावलंबी है उनका एक बहुत बड़ा सम्मेलन उन्होंने नाथद्वारा में 1741 में बुलवाया था, जिसमें कई राजा रजवाड़े और उस समय के प्रकांड विद्वान इत्यादि शामिल हुए थे। 1756 में दुर्जन साल की मृत्यु हो जाती है, उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता। अगला शासक है महाराव शत्रुसाल प्रथम। इसके समय में जो कोटा के फौजदार थे जालिम सिंह झाला, वो बहुत ही डोमिनेटली रूप से उभरते हैं। शत्रुसाल को छत्रसाल भी कहा जाता है। उससे पहले 2-3 साल का एक छोटा सा रेन अजीत सिंह का भी रहता है। अजीत सिंह का राज्यकाल, उसमें कोई भी सवाल बनता नहीं, इसलिए अगला राजा शत्रुसाल ही होगा। सत्ता में आने के बाद या सत्ता में आने के लिए उन्होंने मराठों को 2 लाख रुपए का नजराना पेश किया। उसके बाद ही उनको कोटा का वास्तविक उत्तराधिकारी माना गया। अब देखिए, अब शिफ्ट देखिए, पहले मुगलों से लेना पड़ता था, अब मराठों से। 1761 में कोटा पर सवाई माधो सिंह, जो कि ईश्वरी सिंह के बाद में सत्ता में आते जयपुर में, वो अटैक करते हैं। 1 दिसंबर 1761 में भटवाड़ा का युद्ध होता है, भटवाड़ा की लड़ाई होती है, जिसमें कोटा के फौजदार हिम्मत सिंह झाला के भतीजे जो जालिम सिंह झाला है, वो बहुत बहादुरी से लड़ते हैं और इस युद्ध में अपनी दूरदर्शिता और अपनी कूटनीति से सवाई माधो सिंह को पराजित कर देते हैं। इस युद्ध की विजय के बाद कोटा का जालिम सिंह झाला कोटा की राजनीति का मुख्य कर्ता धर्ता बन जाता है, वो वर्चुअल रूलर बन जाता है। फिर काफी घटनाक्रम परिवर्तित होता है। जालिम सिंह के खिलाफ काफी जो है षड्यंत्र इत्यादि होते हैं। वो एक बार कोटा छोड़ के मेवाड़ की तरफ चले जाते हैं। उस समय मेवाड़ के शासक महाराणा अरी सिंह थे, वो उसे अपना मुख्य सलाहकार बना लेते हैं। उसे राजराणा की उपाधि मिलती है, 2 जागीरें प्राप्त होती है उसे। और आगे चलकर जालिम सिंह झाला 1769 में मराठों के खिलाफ लड़ाई में कैप्चर यानी पकड़ा जाता है। इसे क्षिप्रा नदी की लड़ाई कहा जाता है। मराठा सिंधिया जो शक्ति है, उनको 60,000 रुपए देके बाद में जालिम सिंह झाला को वहां से छुड़वाया जाता है। तो कुल मिला के मुख्य घटना इस समय की ये थी। 1764 से 1770 तक अगला शासक है महाराव गुमान सिंह। गुमान सिंह का समय जब कोटा का जालिम सिंह जो है वो निर्वासित होता है, उसकी नानता की जागीर को जब जब्त कर लिया जाता है, बाद में समझ में आता है कि जालिम सिंह बहुत योग्य व्यक्ति था। उसको फिर मराठों के हस्तक्षेप से फिर वापस कोटा में बुलाने के प्रयास किए जाते हैं। जालिम सिंह झाला वापस आते हैं, उसको उमेद सिंह जो एक अल्पवयस्क राजकुमार होता है, उसके रीजेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है। 17 से 1819 अगला शासक है उमेद सिंह। उमेद सिंह के समय वर्चुअल रूलर जालिम सिंह था। जालिम सिंह ने धर्म और जाति के बंधनों को दूर करते हुए कोटा का मुख्य सेनापति दलेल खां नाम के व्यक्ति को बनाया, जिससे राजपूतों में बहुत आक्रोश हुआ। जालिम सिंह इस बात को भांप गया था कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना है, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, जिस तरह से वो लड़ती है, उस पद्धति से हमें भी अपने सेना को बनाना चाहिए। इसलिए वो ब्रिटिश या यूरोपियन स्टाइल से सेनाओं को रीऑर्गेनाइज करता है। आतून के हाड़ा शासक देवी सिंह को वो युद्ध में पराजित करते हैं। आतून और शाहबाद के क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। कोटा में प्रशासनिक और राजस्व सुधारों से संबंधित एक लंबी श्रृंखला का प्रारंभ जालिम सिंह के समय में होता है और जालिम सिंह के कहने पर ही कोटा के शासक अंग्रेजों से 26 दिसंबर 1818 में संधि कर लेते। अंग्रेजों के संधि के बाद में जितने भी शासक आए वो अंग्रेजी परस्त थे, लेकिन जो पहला काल है इसमें जालिम सिंह का बहुत ज्यादा प्रभाव था। गुमान सिंह के बाद में अगला शासक जो आता है वो महाराव किशोर सिंह है। किशोर सिंह से जालिम सिंह के मतभेद बढ़ जाते हैं, दोनों में संघर्ष होता है। इसे मांगरोल की लड़ाई कहा जाता है, जिसमें जालिम सिंह अंग्रेजों की सहायता से, खासकर कर्नल टॉड की सहायता से इस युद्ध में विजयी होता है। किशोर सिंह भागकर नाथद्वारा चला जाता है, वहां जाकर श्रीनाथ जी को कोटा राज्य समर्पित कर देता है। कर्नल टॉड के कहने पर मेवाड़ के राजा की मध्यस्थता से आखिरकार
समझौता होता है और वो 1821 में वापस कोटा में काबिज हो जाता है। बहरहाल झाला जालिम सिंह की मृत्यु 1824 में हो जाती है। उसके बाद में उसका पुत्र माधो सिंह कोटा का फौजदार बनता है। अगला काल राम सिंह द्वितीय का है, महाराव राम सिंह द्वितीय 1828 से लेके 1865। इसके काल में कोटा से झालावाड़ अलग हो जाता है और जालिम सिंह झाला के जो वंशज हैं वो उस पे काबिज हो जाते हैं। पहला शासक वहां का बनता है मदन सिंह झाला। अंग्रेजों ने 1838 में झालावाड़ को एक नई रियासत के रूप में मान्यता दे दी। इसी के समय में 1857 का विद्रोह होता है। जनता कोटा में विद्रोह कर देती है। जनता के प्रतिनिधि जयदयाल और मेहराब खान जो है वो राम सिंह द्वितीय को नजरबंद कर देते हैं। मेजर बर्टन की जो वहां के रेजिडेंट थे उसकी हत्या भी कर दी जाती है। वो हम 57 के विद्रोह को ढंग से पढ़ेंगे जब करें। अगला शासक है महाराव शत्रुशाल द्वितीय 1865 से 1888। इसके समय में भी कोटा का फौजदार जो है फैज अली नाम का व्यक्ति बनता है। उसे कोटा का दूसरा जालिम सिंह कहा गया, यानी वो भी बहुत ज्यादा प्रबल या प्रभावी जो फौजदार था। राजा केवल नाम मात्र का था, फैज अली की चलती थी। उसके लिए सम्मान में 9 तोपों की सलामी भी दी जाती थी। फिर महाराव उमेद सिंह 1888 से लेकर 1940 अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी। मेयो कॉलेज से पढ़े लिखे थे। उन्होंने 1899 में झालावाड़ राज्य को जो परगने दिए गए थे उसमें अधिकतर वापस कोटा में शामिल कर लिए। लॉर्ड कर्जन इनके समय कोटा में आया। कोटा का जो आधुनिकीकरण है इन्हीं के समय में हुआ। अंतिम शासक है महाराव भीम सिंह 1940 से 1948। राजस्थान के एकीकरण के समय 25 मार्च 1948 में जब संयुक्त राजस्थान बनता है तो कोटा उसमें शामिल हो जाता है। संयुक्त राजस्थान में कोटा के महाराव को राज प्रमुख बनाया जाता है और इस तरह से कोटा के अंतिम शासक महाराव भीम सिंह के साथ ही कोटा का जो इतिहास है संक्षिप्त रूप से समाप्त होता है। शुक्रिया।